एंड नमस्ते। मैं हूं भावना और आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूं इन योर पॉडकास्ट आपकी भावना। आज हम सेलिब्रेट करने वाले हैं एक बहुत ही इंस्पायरिंग इंडियन क्वीन को जो रहती है इन कनेडियन सीन्स। ना ये एपिसोड मेरे लिए बहुत बहुत स्पेशल है क्योंकि ये पॉडकास्ट का पहला एपिसोड है और इसीलिए इसको हमने रिकॉर्ड किया है ऑन माय मम्मा's बर्थडे, दैट इज 1 मई 2025। तो जो आज की गेस्ट हैं वो इक्वली स्पेशल हैं। इन्होंने इमिग्रेट किया था अपने 2 बच्चों और हस्बैंड के साथ कनाडा में इन 1992 और इन्होंने अपनी लाइफ बिल्ड की फ्रॉम वेरी स्क्रैच और आज ये एक बहुत ही सेलिब्रेटेड एजुकेटर है। इनकी जर्नी के दौरान इन्होंने बहुत सारे चैलेंजेस और हार्डशिप्स एक्सपीरियंस किए। उनमें से कुछ हैं मेडिकल इमरजेंसीज, पर्सनल लॉसेस एंड सम अमाउंट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। लेकिन फिर भी इनकी स्पिरिट्स कभी भी कम नहीं हुई। और एक फन फैक्ट बताऊं, इन्होंने क्लोज टू 80 की एज में चलानी सीखी एक इलेक्ट्रिक व्हीकल। इजंट दैट इंस्पायरिंग? तो आइए मिलते हैं और इंस्पायर होते हैं हमारी आज की पहली गेस्ट से जिनका नाम है मिसेस प्रतिमा सिंह। वेलकम प्रतिमा जी टू द पॉडकास्ट आपकी भावना, देसी क्वींस इन कैनेडियन सीट्स। Thank you for inviting me, Bhavna, and I would like to share my experiences in Canada. प्रतिमा जी, शुरू करते हैं आपकी जर्नी वहां से जहां आपने इंडिया छोड़ा। क्या आप इंडिया छोड़ के डायरेक्टली कनाडा आए थे? इंडिया में हम थोड़े दिन रह के फिर हम बहरीन गए थे। बहरीन में पहले मेरे हस्बैंड गए, फिर हम मैं बच्चों के साथ बहरीन गई और बहरीन में हम बहुत अच्छी तरह सेटल हो गए। इट वाज लिटिल स्ट्रगल फॉर मी, लिटिल बिट, नॉट टू मच, but I started teaching in first Indian school, and then I taught in Ministry of Education. Amazing. And my work was very much appreciated there. So we have 2 children, one daughter and one son, and we stayed there for about 15 years. And my daughter finished her grade 12 from Indian school, and she was 18. So the rule of the land is that children after the age of 18, if they want to live in the country, they have to have work permit. Or the universities were at that time were only for the local Arabs. एक मिनट, मेरी अंडरस्टैंडिंग सही है कि आप ये कह रहे हैं कि उस समय, एंड हम कौन से ईयर की बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं 92, 91, 92, 92। 91, अर्ली 90s, 91, Yes. 92। बहरीन में ये रूल था कि जो भी एक्सपैट्स के बच्चे हैं वो 18 साल की उम्र में उनको वर्क परमिट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। दे विल नॉट अगर गो टू यूनिवर्सिटी। नो, उस टाइम पे यूनिवर्सिटी जो थी वो सिर्फ लोकल्स के लिए थी, not for expatriate. ओके। Then we had 2 choices. One, either to send our daughter to Canada or USA, or send her back to India for further education. So my daughter tried to apply for UFT in Canada, and she got admission. So when she got admission, both my husband and myself, we said, लड़की को अकेले भेज रहे हैं तो हम भी ट्राई करते हैं। और हमने ट्राई किया इमिग्रेशन के लिए और हमें मिल गया। तो हम पूरी फैमिली के साथ हम कनाडा पहुंच गए 92 में। 92 में with both your kids? With both my kids. बेटा स्कूल में था और ग्रेड 12 करके आया था, बट यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द असेसमेंट he had to repeat grade 12. ओके। और उसको जब उसने टोफल एग्जाम दिया था बहरीन में, तो उसके बाद
करीब 1 साल बाद हम कनाडा आए, तो उन्होंने कहा कि अब ये जो टोफल जो टेस्ट है इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड, इट expires after a certain period of time. Right. So my son had to go to ESL classes, which he didn't like. Okay. Because he has been studying in English medium school. Right. And he had scored highest marks in whole of the Gulf in English. Oh, lovely. और उनको यहाँ आके टोफल रिपीट करना पड़ा. टोफल रिपीट करना पड़ा. जब वो यूनिवर्सिटी में उन्होंने कहा कि आपको फिर से ESL का एग्जाम देना पड़ेगा, तो यूनिवर्सिटी में वो गया. उसको उस टाइम पे $450 थे. दैट वाज आल्सो too much for us. Back in 92. $450. $450. तो टेस्ट देने के लिए वो बैठा, तो उसका कुछ क्वेश्चन था. वहाँ पे जो सुपरवाइजर्स थे उन्होंने देखा मेरे बेटे की इंग्लिश तो और सुना, कहते what are you doing over here? So he said I've been asked to give this exam again. So he gave in any case to get admission in the university. So daughter को भी मिल गया था उस यूनिवर्सिटी में. She completed her graduation, and then my son he got admission in UFT also. He completed his industrial engineering. Amazing. Congratulations. Thank you. तो प्रतिमा जी, आप बहरीन में थे अर्ली 90s में, और देन आप मूव हुए कनाडा 92 93 में. 92 में. तो ये बताइए कि बहरीन से पहले आप ओरिजिनली इंडिया में कहाँ से हैं? इंडिया में हम शादी के पहले मैं कैलकाटा में थी. I was born and brought up in Calcutta. Then my father got transferred to Bombay. Okay. तो बॉम्बे आए, और बॉम्बे में I met my husband in advertising college, and then we got married. और उसके बाद दोनों बच्चे मेरे इंडिया में ही हुए. And I was a vice principal of a very reputed school in Bombay. Amazing. And then in 80s we moved to Bahrain. And we spent about 15 years in Bahrain, and then we migrated to Canada in 92. आपकी शादी हुई बॉम्बे में, और मेरी अंडरस्टैंडिंग वाज इट अ लव मैरिज? Yes. Ours was a love marriage. My husband is a Sikh, and I belong to a Hindu family. But there was no objection, and my both sides parents were happy, and we got married in 1971. And then you had आपके 2 बच्चे, और फिर उनके साथ आप बहरीन गए, और वहां से 92 में कनाडा शिफ्ट. बिल्कुल. तो आपको कुछ इश्यूज हुए शुरू में सेटल करते हुए? हाँ भावना, बहुत सारे चैलेंजेस आए, बहुत इश्यूज आए. पहली बात तो कि मेरे हस्बैंड ने बहरीन की नौकरी नहीं छोड़ी थी, बिकॉज हमें मालूम नहीं था कि कनाडा में जाके क्या हालात होंगे, कब नौकरी मिलेगी, कब क्या होगा. दोनों बच्चों को यूनिवर्सिटी में पढ़ाना है, तो वो हमें यहाँ थोड़ा सा सेटल करके और फिर वापस बहरीन चले गए. यहाँ पे उस टाइम पे जब हम आए हैं 92 में, तो हम किसी की बेसमेंट में रह रहे थे, और वो बेसमेंट भी फिनिश नहीं था. Really? और हम उस टाइम पे $700 बेसमेंट के दे रहे थे. सिर्फ उसमें एक बेडरूम था, और $50 हम कार पार्किंग के दे रहे थे. हमें मालूम नहीं था कुछ भी उस टाइम पे किसी को कि कौन हमें हेल्प कर सकता है, बिकॉज वी डिड नॉट नो. यहाँ पे किसी को भी हम नहीं जानते थे. आपकी कोई फैमिली, कोई फ्रेंड्स, कोई फैमिली, कोई फ्रेंड्स, कोई कनेक्शन नहीं था. एक बेडरूम में बेटी तो यूनिवर्सिटी में चली गई. वो रह रही थी स्कारबोरो कैंपस में और रेजिडेंस में, और बेटा और मैं दोनों अकेले ही घर पे रह रहे थे. बेटे का एडमिशन हुआ स्कूल में, बहुत अच्छा स्कूल, बहुत अच्छी पढ़ाई, पर उसको भी बहुत सारे चैलेंजेस मिले, क्योंकि डिफरेंट बैकग्राउंड से आ रहे हैं, और यहाँ पे
डिफरेंट बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं क्लास में, हम्म, और बेटा जो था हम्म, तो कोई उसको इंडियन नहीं समझते थे। अच्छा। तो पहले लड़कों ने सोचा कि ये इंडियन नहीं है, ये कोई और हैगा, तो उसके साथ थोड़ी सी बुली करने लगे। अच्छा। तो एक दिन स्कूल में बच्चों के साथ ही कुछ बुली हुई, और बेटा जो था वो बहुत ही शांत स्वभाव का, हम्म, उसने कुछ रिटेलिएट नहीं करा। पर ये जो लड़के जो थे, उसने कहा कि तुम्हें दूसरे स्कूल में जाना है। तो वो बेटे को दूसरे स्कूल में कहते चलो हम दिखाते हैं, एक दूसरा स्कूल इससे भी अच्छा है, तुम वहां जाके पढ़ सकते हो। तो वो दूसरे स्कूल में गया और बाहर खड़ा रहा। तो उसके जो दोस्त थे वो बाहर खड़े थे, उन्होंने कहा नो जोत, मेरे बेटे का नाम जोत, जोत तुम अंदर चले जाओ, कुछ नहीं होगा। और इसको मालूम नहीं था, वो स्कूल में अंदर जाके ऐसे घूमने लगा। तो वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड ने कहा कि तुम ट्रेस पासर हो, और उसको प्रिंसिपल के पास ले गए। और प्रिंसिपल ने फिर बेटे के स्कूल में फ़ोन किया, और उन्होंने मुझे फ़ोन किया घर पे, और मैं अकेली थी, कि तुम्हारा बेटा ऐसे ऐसे ट्रेस पासिंग कर रहा था। तब हमें बहुत ही शौक लगा कि वो तो सिर्फ देखने जा रहा था, हमें यहाँ के कानून नहीं पता थे कि हम ऐसे किसी के घर जाएं, स्कूल में जाएं, कुछ ये ट्रेस पासिंग कहलाती है। तो मैं बेटे को घर लेके आई, मेरे अकेली थी, फ्रस्ट्रेशन था। मैंने कहा तुमने ऐसा क्यों किया? मैंने कहा मम्मी मुझे कुछ भी नहीं मालूम। तो उससे उसको थोड़ा सा हुआ कि मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, पर फिर समझाया उसको, बहुत ठीक तरह से बात करी, तो ही वॉज बैक इन द स्कूल। और उसके बाद वो स्कूल में फर्स्ट आया ग्रेड 12 में। उसने इंजीनियरिंग कंप्लीट करी, और उसको फिर स्कूल में बुलाते थे, इनवाइट करते थे कि आओ और दूसरे बच्चों को अप, अपना एक्सपीरियंस बताओ, इंस्पायर करो दूसरे इंस्पायर। बच्चों को। अमेजिंग जर्नी इन अ फुल सर्कल। यस। दैट्स सो अमेजिंग। सो ये तो बेटे के साथ हुआ। और फिर मैं जो थी, पहले ही दिन से मेरा ये था कि मुझे नौकरी ढूंढनी है। हस्बैंड कहते थे मिल जाएगी, पर मैंने कहा नहीं। तो हर मॉल में जाके अपना रेज्यूमे दिया, हर दुकान में जाके रेज्यूमे दिया। घर के पास एक फार्मेसी थी, मैं वॉक करके वहाँ गई, उनसे बात करी। तो वो पता नहीं उनको इम्प्रेस हुए कि दया आई, उन्होंने उन्होंने कहा कि अच्छा आप आ जाइए कल से। और उसी टाइम पे मुझे एक और अच्छा कहते हैं मसीहा मिल गया, जो कि एक स्कूल बोर्ड में काफी अच्छी पोजीशन पे थे। तो उनसे बात करी, मैंने कहा कि मैं ऐसे ऐसे ईएसएल की टीचर बहरीन में भी थी। तो उन्होंने कहा कि टाइम नहीं वेस्ट करो, जल्दी से अपना एडमिशन ईएसएल में कर लो। एज अ स्टूडेंट या एज अ नहीं, टीचर? एज अ टीचर डू ईएसएल पार्ट 1, एंड जब आप कंप्लीट कर लेंगी तब आप हमारे पास आइएगा। तो आपका जो वाइस प्रिंसिपल होने का एक्सपीरियंस था और बहरीन में ईएसएल टीचिंग का एक्सपीरियंस था, उनको थोड़ा बहुत कंसिडरेशन मिला, लेकिन आपको फिर भी पढ़ना दोबारा पड़ा। यहाँ पे कंसिडरेशन नहीं मिला था शुरू में। शुरू में वो रिकॉग्नाइज नहीं करते थे। हालांकि आज बहरीन फॉरेन का जो एक्सपीरियंस है उसको बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं, पर उस टाइम पे ऐसा नहीं था। तो मैंने अपने सर्टिफिकेट टीचर्स ऑफ कॉलेज को भी दिए इवेल्युएट करने के लिए। उन्होंने इवेल्युएट करा और कहा कि थोड़ा सा बस एक क्रेडिट करना है, फिर आपको टीचर्स का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो मैंने वो किया, और ईएसएल पार्ट 1 नॉर्थ यॉर्क यूनिवर्सिटी से पूरा किया। उसके बाद ये सब काम मैं साथ ही साथ कर रही थी, मैं ये नहीं वेट कर रही थी कि एक खत्म करूं तो दूसरा शुरू करूं। अच्छा, तो आप ये मल्टीपल कोर्सेज, बेसमेंट में रहना, दो बच्चों को संभालना और एक जॉब हंट करना, ये आप सब साथ कर रहे थे? सब साथ करते थे। और उस वक्त मुझे फार्मेसी में मिल गई थी, तो मैं फार्मेसी में भी करती थी
काम भी बहुत अच्छे लोग थे, बहुत ही सपोर्ट करते थे, मेरे एजुकेशन की वैल्यू भी करते थे। और फार्मेसी से मैंने एक चीज़ सीखी कि ये कस्टमर सर्विस क्या होती है। उसका कुछ भी पहले एकदम भी एक्सपीरियंस एक्सपोजर नहीं था कि कस्टमर सर्विस की कस्टमर जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। तो मैं यहाँ पे करती थी। फिर एक मैंने एजेंसी में, इंडियन कम्युनिटी एजेंसी में गई और वहाँ जाके मैंने अपने एजुकेशन और एक्सपीरियंस के बताया। तो उन्होंने मुझे हेल्प की कि अच्छा कोई सीनियर्स हैं, उनको इंग्लिश सीखनी है तो आप सिखाओगे। तो मैं उनको इंग्लिश सिखाने लगी और धीरे धीरे उन्होंने कहा कि हम क्यों ना ESL क्लासेस और सीनियर शुरू करते हैं। तो आपने एक इंडियन कम्युनिटी एजेंसी में, जो कि इंडियन कम्युनिटी को सर्व करती है, इंडियन कम्युनिटी के सीनियर्स और यंग और मिडिल एज लोगों को सर्व करती है, वहां पे जाके वॉलंटियर वर्क किया। हाँ जी। और फिर इवेंचुअली वो आपके काम से इतने इम्प्रेस हुए कि उन्होंने आपके बेसिस पे पूरा कोर्स लॉन्च किया। हाँ जी। दैट्स अमेजिंग प्रतिमा जी, दैट इज सो इंस्पायरिंग। एंड वो जो कोर्स था वो वाज सपोर्टेड बाय वन ऑफ द एजुकेशनल बोर्ड ऑर्गेनाइजेशन। ओह अमेजिंग। तो वहाँ से शुरू करा। पहले पार्ट टाइम शुरू करी, फिर धीरे धीरे करते करते मैं वहाँ पे फुल टाइम क्लासेस करने लगी। फिर उसके बाद ESL के बाद एक लिंक प्रोग्राम शुरू हुआ था। तो मैंने फिर उसमें भी अप्लाई करा और वहाँ पे मुझे जॉब मिल गई फुल टाइम। तो मैं लिंक टीचर वहाँ से बन गई। प्रतिमा जी, आपने कभी किसी स्कूल बोर्ड में नहीं ट्राई किया एज अ टीचर अप्लाई करने का? Yes, I did apply एंड उसका मैं एक्सपीरियंस आपको बताती हूँ कि जब शुरू शुरू में आ रहे थे, जैसे मैं कह रही हूँ कि मैं हर जगह हाथ पैर अपना फैलाती थी कि कहीं हर एक दरवाजे को जाके नॉक करती थी कि कोई दरवाजा मेरे लिए खुल जाएगा। तो एक बोर्ड ऑफ एजुकेशन में वहाँ पे गई और वहाँ अपना रेज्यूमे लेके बहुत शौक से, उस टाइम पे हस्बैंड मेरे साथ थे और मैंने जो वहाँ पे रिसेप्शनिस्ट थी उसको अपना रेज्यूमे दिया। तो वो कहने लगी कि हम किसी को नहीं हायर कर रहे हैं और आप मतलब आपको नहीं हम हायर कर सकते हैं। और उसने मेरे सामने मेरी एप्लीकेशन फाड़ के और बिन में फेंक दी। That's so unlike Canada. मैं इतनी दुखी हुई और फिर मैंने उससे पूछा कि कोई और नौकरी है, आप बताइए मुझे, टीचर की नहीं है तो और नौकरी है? कहती है हाँ क्लीनिंग लेडी की है ज़रूरत। मैंने कहा अच्छा चलिए आप वो एप्लीकेशन दे दीजिए मुझे। तो मैंने वो एप्लीकेशन ली और मैंने कहा मैं भर के वापस आपके पास आऊँगी। मैं बाहर गई, हस्बैंड बैठे थे, उन्होंने कहा क्या हुआ? मैं एकदम से रो पड़ी। मैंने कहा कि ऐसे ऐसे है, पर मैं जरूर करूँगी, क्लीनिंग करूँगी, कुछ भी करूँगी, मैं अपने पैरों पे खड़ी होंगी। फिर मैं आ गई। फिर किसी ने मुझे बताया कि आप हेरिटेज लैंग्वेज पढ़ा सकते हो। तो फिर मैं गई किसी बोर्ड में, मैंने कहा कि मुझे हेरिटेज लैंग्वेज पढ़ानी है। तो वहाँ पे जिनसे मुलाकात हुई बहुत दयालु थे, उन्होंने मेरे से बात करी, मेरा एक्सपीरियंस पूछा और उन्होंने कहा ठीक है आप ये एप्लीकेशन लेके जाइए और भर के लाके कल दीजिएगा। तो मैं वो एप्लीकेशन लेके आई घर पे और एप्लीकेशन मैंने हिंदी टीचर के लिए भरी और दूसरे दिन मैं गई। तो जब वहाँ पहुँची तो वो नहीं थे वहाँ पर। तो मैं थोड़ी सी निराश हुई। फिर मैंने कहा देखती हूँ और कोई होगा। तो एक और औरत थी, उन्होंने कहा कि ठीक है आप ये एप्लीकेशन नीचे जाके दे दीजिए। तो मैं जब नीचे गई तो वही सेम रिसेप्शनिस्ट जिसने मेरी रेज्यूमे फाड़ के फेंका था, तो उसने लिया मेरे से। फिर उसने कहा मैंने कहा था आपको नहीं मिलेगी,
तो मैंने कहा ठीक है, उसने एप्लीकेशन तो रख ली। फिर मेरे को आया कि पता नहीं आगे देंगी कि नहीं देंगी। फिर मैं ऊपर वापस गई और वो मिल गए जिन्होंने मुझसे कहा था कि आप आइएगा, अप्लाई कीजिएगा। अप्लाई। तो मैं जैसे ही गई वहाँ पे उनको देख के उन्होंने कहा कि कहाँ है तुम्हारी एप्लीकेशन। मैं एकदम फूट पड़ी। Really? इतनी मैं रो के मैंने कहा मेरी एप्लीकेशन तो नीचे है, वो दे नहीं रही है। तो उन्होंने कहा, मुझे तसल्ली दी और कहा कि नहीं, हम आपको बुलाएंगे। मेरा इंटरव्यू हुआ और फिर उसके बाद मुझे हेरिटेज लैंग्वेज में सैटरडे को पढ़ाने के लिए मिल गया। Small wins. स्मॉल विंस। फिर मैंने ट्राई करा कि दूसरे बोर्ड में जाके अपना एप्लीकेशन दूं। मैं गई, वहाँ पे प्रिंसिपल बहुत ही इम्प्रेस हुई और उन्होंने कहा कि ठीक है, आप आइएगा ऐसे पढ़ाने के लिए, वॉलंटियर करेंगी। मैंने कहा मैं वॉलंटियर करूंगी। तो कुछ दिन मैं जाती थी वो कम्युनिटी एजेंसी में वॉलंटियर करने के लिए, कुछ समय मैं जाती थी इस स्कूल में। इट वाज अ मीडियम स्कूल। और वहाँ पे गई तो देखा मैंने, पढ़ाया, बहुत मैं खुश भी हुई। फिर मैंने कहा कि यहाँ के जो बच्चों का डिसिप्लिन थोड़ा सा अलग तरीका है और जहाँ से मैं पढ़ा रही थी इंडिया में, बहरीन में, वहाँ पे डिसिप्लिन डिफरेंट तरह की है। तो मैंने सोचा कि मैं फिर क्यों ना एडल्ट एजुकेशन में ही ध्यान दूँ। तो उसी के बाद फिर मैंने जो सारा टाइम अपना एडल्ट एजुकेशन में ही निकाला। उसमें एडल्ट एजुकेशन में भी एक जगह 5 दिन काम नहीं मिल रहा था। तो कभी कहीं, कभी सप्लाई टीचिंग। सप्लाई टीचिंग। हाँ। और जो मेरी जो सुपरवाइजर जहाँ मैं जाती थी वो मुझे आगे आगे रेकमेंड करती गई। Because of your work ethics and your performances. तो मुझे रेकमेंड करती गई और मुझे जो नौकरी थी वो काफ़ी सेंटर्स में मिलने लगी। तो अब मेरे पास फुल टाइम जॉब था और शाम को, रात पर जो फार्मेसी थी जिन्होंने मुझे पहला हैंड दिया था, पहली मदद करी थी, मैं उनको नहीं भूल सकती। तो 6 से 9 मैं फार्मेसी में रोज काम करती थी, शाम को। और वो मैं कम से कम मैंने 15 साल फार्मेसी में भी काम करा। आपकी टीचिंग के साथ? टीचिंग के साथ, आपकी पढ़ाई, कोर्सेज, अपग्रेड्स के साथ भी। फिर जब फुल टाइम ESL में जॉब मिल गई, फिर मुझे असेसर की जॉब मिली। फिर मैं असेसमेंट भी करती थी सैटरडे संडे और पढ़ाती थी मंडे टू फ्राइडे। एंड मंडे टू फ्राइडे फार्मेसी में 6 से 9 तक काम करती थी। That's such a lovely professional story, Pratima. Thank you. You're welcome. अब चलते हैं आपकी पर्सनल लाइफ की तरफ। मैं जानती हूँ कि आप कैंसर को बीट कर चुकी हैं, 2 स्ट्रोक सरवाइव कर चुकी हैं, पर मैंने कभी भी आपकी स्पिरिट में कोई चेंज नहीं देखा। आप कैसे करते हो ये? यस सर, मैं सोचती हूँ कि मैं बहुत यंग थी जब हम बहरीन से कनाडा आए हैं। आई थिंक अबाउट 45 साल की थी और उस स्ट्रेस में, सेटलिंग इन अ न्यू कंट्री, मैं अपने आप को भूल गई। और थोड़ी सी जैसे कि होती है लेडीज में, मेनोपॉज की प्रॉब्लम्स होती हैं, वो भी मैं इग्नोर करती गई। और फिर एक समय आया कि नहीं, मैंने कहा कि नहीं, मुझे अब मेडिकल हेल्प चाहिए। तो पता नहीं कैसे क्या हुआ और एक दिन पता चला कि मुझे ब्रेस्ट कैंसर है।
बहुत सपोर्ट मिला हेल्थ केयर में। मैं बहुत लकी हूँ कि बहुत ही जल्दी सर्जरी भी हो गई, ट्रीटमेंट भी हो गई, और सब डॉक्टर्स बहुत ही एफिशिएंटली मेरे को देखते थे। तो मैं सर्वाइवर ऑफ अ कैंसर, और मैं ये नहीं कि जब सर्जरी भी हो गई, ट्रीटमेंट भी हो गई, उसके बाद मेरे को किसी ने कहा कि आप सर्जरी के बाद हाथ नहीं हिला सकते हो, उसमें आपको प्रॉब्लम होगी। तो जैसे ही मैंने रिकवर करा, मैंने अपना पूरा घर पेंट करा अपने हाथों से? अपने हाथों से, जिससे कि मेरा हाथ ना, क्या कहते हैं उसको, फ्रोजन हो जाए। तो दैट वाज एन इंस्पिरेशन। तो जितने भी फ्रेंड्स थे उनको, फिर उसके बाद मैं बिल्कुल ठीक हो गई। जो भी, खैर, आज जो आप मेरे को देख रही हैं, मेरे बाल इतने सुंदर हैं, वो सब कीमो की कृपा है। Really? फिर मैं अपने पढ़ाने में इतनी मग्न हो गई, जो कि उस टाइम पे जो कि पूरे ESL की फैसिलिटेटर थी, वो मेरी क्लास में आई एक दिन, और उन्होंने पूछा मुझसे कि तुमने मेरी वीडियो देखी है? मैंने कहा नहीं। आपकी वीडियो है? कहने लगी हाँ। कहती, तुम वैसे ही पढ़ाती हो जैसे मैं पढ़ाती हूँ। तो दैट एनकरेज्ड मी अ लॉट। और उसके बाद उन्होंने मुझे एनकरेजमेंट किया कि आप जो है अपनी जो एक्सपीरियंसेस हैं दूसरों के साथ भी शेयर करो। Absolutely. तो मैं वर्कशॉप देने लगी टेसल में, और टेसल में मैं तरक्की करती गई, और हर साल टीचर्स के लिए वर्कशॉप करती गई ऑन डिफरेंट टॉपिक्स। और I was the first teacher who was interviewed by CBC, first ESL teacher. And TESOL gave me a lot of recognition for that. You deserve it. फिर I got invitation आने लगे दूसरे शहरों से, प्रोविंसेस से। मैंने काफ़ी वर्कशॉप्स करी हैं डिफरेंट प्रोविंसेस, ऑन ओंटारियो, वैंकूवर, ऑटोवा, हैमिल्टन, Niagara Falls, and so on. That's just so incredible, प्रतिमा जी. Thank you. I'm sure ये पार्ट बहुत सारे लोगों को, बहुत सारी टीचर्स को बहुत इंस्पायर करने वाला है. प्रतिमा जी, आई नो कि आपको एक रिसेंटली भी स्ट्रोक आया था, हार्ट स्ट्रोक आया था. Yes. तो आपने एक्सपीरियंस किया है कनेडियन मेडिकल सिस्टम उस टाइम पे जब आपको कैंसर हुआ था, एंड यू सेड आपको बहुत एक्सीलेंट केयर और बहुत प्रॉम्प्ट केयर मिली थी कनेडियन मेडिकल सिस्टम से, और अभी जो आपको मेडिकल इंसिडेंस हुआ वो बहुत रिसेंट है. इट हैपेंड इन February 2025. Yes. राइट? डू यू सी अ डिफरेंस? आपको लगता है कि कनेडियन मेडिकल सिस्टम बदल गया है फॉर बेटर और वर्स? उस टाइम पे भी कहूँगी कि बहुत अच्छा था। मुझे एक दिन भी नहीं वेस्ट, लाइक फॉर एग्जांपल संडे की रात को मुझे देखा कि मैंने एक लंप मेरे ब्रेस्ट पे बैठा हुआ है। मंडे को मैं डॉक्टर के पास गई क्योंकि मेरा अपॉइंटमेंट था। डॉक्टर ने देखा मंडे को, और वो एकदम, मैंने कहा डॉक्टर अब मैं अपने स्कूल जा सकती हूँ? उन्होंने कहा आप कहीं नहीं जा रही हो, आप क्रेडिट वैली हॉस्पिटल जा रही हो। तो वहाँ से डॉक्टर के ऑफिस से क्रेडिट वैली हॉस्पिटल गई। वहाँ पे सर्जन से अपॉइंटमेंट करा था मेरी फैमिली डॉक्टर ने। उन्होंने मुझे देखा, उन्होंने उसी वक्त डॉक्टर को बुलाया। उस टाइम पे थोड़ा सिस्टम फर्क था। क्रेडिट वैली से डॉक्टर को बुलाया, उसने बायोप्सी उसी वक्त करी।
रिजल्ट निकला उसी वक्त, मैं बैठी हुई हूँ उनके क्लिनिक में, हम्म, और रिजल्ट तो था, सर्जन ने हम मेरे हस्बैंड दोनों को अपने रूम में बुलाया और बताया कि इट इज पॉजिटिव हम्म, ब्लड, पॉजिटिव कैंसर। तो हम थोड़ा घबरा गए थे, पर उसके बाद हमने कहा चलो सब ठीक हो जाएगा। उस टाइम पे मुझे भी सिर्फ था कि किसी तरह मैं सेटल हो जाऊं बस कनाडा में। हम्म, फिर पॉजिटिव निकला तो डॉक्टर ने कहा कि आज मंडे है, आज आपने कुछ खा लिया होगा तो हम कुछ नहीं करते, वेडनेसडे को ऑपरेशन करेंगे। और आई वॉज इन डिनाइल स्टेज और व्हाट आई डोंट नो। मैंने कहा ठीक है अब मैं जाऊँ काम पे, तो उन्होंने कहा आप जाओ। तो मैं सीधी अपने हस्बैंड को घर पे ड्रॉप करके और सीधी अपने डेस्टिनेशन काम पे पहुंच अपनी गई, वर्क प्लेस पे पहुंच वर्क प्लेस पे पहुंची। और वहां जाके जो हमारी जो सीनियर थी उसने मुझसे पूछा, बस उसने पूछने की देरी थी कि मैं बस रोक नहीं सकी अपने आप को। उस टाइम पे इट हिट मी। गई। पर कितनी, मैं तो कहती हूँ मैं बहुत लकी हूँ कि आजकल वेट करना पड़ता है, पर मुझे वेट नहीं करना पड़ा। वेडनेसडे को सर्जरी हुई, फिर जब रिकवर करने लगी उसके बाद अपनी थेरेपी शुरू करी, और बस 6 महीने के अंदर ही अंदर आई वॉज बैक टू वर्क। Really? और अब मुझे बताइए जो आपका रीसेंट एक्सपीरियंस था। यस भावना, आई विल टेल यू अबाउट द रीसेंट ऑल्सो। आफ्टर आई केम बैक फ्रॉम इंडिया, गई थी बेटे के साथ घूमने, बहुत अच्छा ट्रिप रहा। यहाँ पे आई तो कुछ दिनों बाद ऐसा मुझे लगा कि मेरे चेस्ट में पेन हो रहा हैगा। तो जैसे होता है कि भाई होगा इंडाइजेशन होगा, तो हमने घरेलू दवाई जो होती है अजवाइन सौंफ खा ली, और उसके बाद मैं सो गई। संडे की रात थी तो सो गई। फिर 2:30 बजे फिर कुछ पेन हुआ, तो फिर मैंने सौंफ खा ली, अजवाइन खा ली और सो गई। फिर 4:30 बजे सुबह पेन हुआ, तब मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि अब मैं नहीं पेन बेयर कर सकती हूँ, मैं 911 को बुला रही हूँ। इतनी देर में उन्होंने मुझे एक बेबी एनासिन दे दी थी, एस्पिरिन, वो खाई। तो जैसे ही 911 को फ़ोन किया उसी वक्त उसने कहा कि नहीं तुम 4 टैबलेट और ले लो। तो मैंने खाई, कहती है हेल्प इज़ ऑन द वे। और इतनी देर में मैं अपनी छोटी चीज़ें ठीक कर रही थी कि अगर हॉस्पिटल जाना पड़े तो क्या ले जाना पड़ेगा। पैरामेडिक्स आए अंदर। उन दिनों इट वाज आई थिंक द वर्स्ट विंटर, बहुत Canada, स्नो पड़ी right? है, 2025 January, February was बहुत really bad. यस। तो पैरामेडिक्स आए, उन्होंने एक ईसीजी लिया, उसमें कुछ नहीं निकला, पर वो और टेस्ट करते रहे। फिर मेरी हालत ख़राब होती जा रही थी। फिर वो मुझे एम्बुलेंस में लेके गए और हस्बैंड को कहा मैं क्रेडिट वैली हॉस्पिटल इनको लेके जा रहे हैं। इतनी देर मेरी हर हालत और ख़राब होती रही और ख़राब होती रही। फिर मैंने वॉमिटिंग करना शुरू करा, तो पैरामेडिक्स गॉट कॉन्टेक्टेड विथ मिसिसागा हॉस्पिटल, कार्डियोलॉजिस्ट। फॉर्चुनेटली कार्डियोलॉजिस्ट भी सर्जन जो थे वो काम करके जा ही रहे थे, पर वो मिल गए उसी वक्त। और फिर उन्होंने कहा नहीं और दूसरा ईसीजी निकालो, तो उन्होंने दूसरा ईसीजी निकाला। ये सब एम्बुलेंस में ही हो रहा हैगा। फिर भी नहीं निकला, फिर उन्होंने कहा नहीं तीसरा निकालो, तो तीसरे में जाके निकला कि 100% ब्लॉकेज थी। इतने में ही पैरामेडिक्स थे, उन्होंने मुझे वैन में ही गाउन चेंज करा, आईवी लगाई, एकदम मेरे को तैयार करा, और हस्बैंड को कहा, मेरे हस्बैंड को कहा कि नहीं हम ट्रिलियम जा रहे हैं, हम क्रेडिट वैली नहीं जा रहे हैं। सीधा जब हम ट्रिलियम में पहुंचे हैं, नर्स दरवाजे पे खड़ी थी, वो मुझे लेके सिर्फ ऑपरेशन थिएटर स्ट्रेट चली गई। सर्जन वर देयर, दिस इज द क्वेश्चन ऑफ few minutes. I was taken good care. God's grace. I'm very thankful to the medical help by Trillium Hospital. और अभी तक उन्होंने मुझे रेफर करा है
कार्डियक रिहैबिलिटेशन में, Mhm. जो मैं हर मंगलवार को जाती हूँ। वो सिखाते हैं कि किस तरह की एक्सरसाइज किस पार्ट ऑफ द बॉडी के लिए करनी चाहिए, डाइट क्या खाना चाहिए, कितनी वॉक करनी चाहिए। मैंने बहुत कुछ सीखा है वहाँ से। Mhm. आई एम थैंकफुल टू द सिस्टम। Okay, that's a positive feedback for the system, जिस पे से लोगों का धीरे धीरे भरोसा थोड़ा सा, अगर उठ नहीं रहा है तो शेक तो जरूर हो रहा है। जब मुझे ये हुआ भावना, तब मैंने रियलाइज करा कि जब हम जाते हैं इमरजेंसी में, हम कहते हैं हमें क्यों नहीं देख रहे हैं। तो अब डिफरेंस पता चला कि लाइफ थ्रेटनिंग कौन सी होती है और कौन सी नॉन लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है। That's good to know. अब चलते हैं थोड़ी सी लाइट बातों की तरफ। आप ये बताइए कि इंडिया में कौन सी ऐसी चीज है जो आप बहुत ज्यादा मिस करती हैं इंडिया से, जो कनाडा में नहीं है? फैमिली। That's true. I think that's true for all of us. अब ऐसी भी हालत हो गई है, फैमिली मिस करते हैं, वहां जाते हैं, पर अब जो है हम वहाँ मिलने जाते हैं, सबसे खुश होते हैं, पर वहाँ रह नहीं सकते हैं, because that attachment we have towards Canada. That's a sense of belongingness. Sense of belonging. That you created over so many years. Yes. That's right. तो ऐसी कौन सी चीज है जो आप बिल्कुल भी मिस नहीं करते हो इंडिया के बारे में? याद नहीं आ रहा तो डेफिनेटली मिस नहीं करते हो। सोच रही थी कि ऐसी क्या चीज है जो मिस नहीं करती हूँ। नहीं, मिस तो हर एक थोड़ी थोड़ी चीज हो जाती है। That's right. Okay, तो given a choice, क्या आप रिग्रेट करते हो कनाडा मूव करना, इमिग्रेट करना? No, I'm very happy. Yeah. I'm very happy and I'm proud of myself that I've settled well in Canada and I have been given recognition by wherever I worked. That's true. Yeah, Wherever well I और deserved. भावना, एक चीज और मैं बताऊं, मैंने एक बुक भी लिखी है। Oh really? उस बुक का नाम बताइए और कंटेंट्स बताइए। It is called Pratima's Wheel और वो है लिटरेसी स्टूडेंट के लिए है कि जो इंग्लिश में कैसे एक अल्फाबेट से लेके 3 लेटर वर्ड्स से लेकर पूरा सेंटेंस आप पढ़ सकते हैं for literacy student. Yes. For those who don't understand who all are literacy students वो हैं जो कनाडा में अलग अलग कंट्री से आए हैं और उन्होंने अपनी कंट्री में ना कभी स्कूल देखा है, ना कभी पेन या पेंसिल हाथ में पकड़ी है, ना कभी किसी किताब या नोटबुक की शक्ल देखी है। यानी कि वो अपनी कंट्री में कभी स्कूल नहीं गए हैं, इलिटरेट हैं, उनको इंग्लिश तो क्या कोई और भाषा, अपनी मदर टंग भी लिखनी पढ़नी नहीं आती है। प्रतिमा जी उन रेफ्यूजीज को, उन इमिग्रेंट्स को कनाडा में इंग्लिश सिखाती हैं और उन्हीं के लिए आपने ये किताब लिखी है। हाँ जी, उन्हीं के लिए किताब लिखी है और ये किताब काफी डिमांड में थी और मुझे पब्लिशर ने अप्रोच करा था कि मैं अब इसके आगे नेक्स्ट बुक भी लिखूं। तो कब आ रही है अभी बुक? मैंने शुरू करी थी पर उसके बाद कुछ फैमिली में ऐसा इंसिडेंस हो गया कि आई गॉट लिटिल depressed, but I've overcome that. Maybe I will think about writing or completing that book. I've already started. I'll think about completing that second stage of ESL book. That's great. Good luck for that. Thank you.
प्रतिमा जी, लेट्स टॉक अबाउट योर किड्स नाउ। Sure. हम जब इंडिया से कनाडा आते हैं, उनको होता है कि हमारे बच्चे बहुत पढ़े लिखे कुछ बने और डॉक्टर बने या डेंटिस्ट बने या इस तरह की चीजें करें यहाँ वेस्टर्न वर्ल्ड में आके। तो आपका और आपके हस्बैंड का क्या टेक था, और आपने अपने किड्स का फ्यूचर कैसे शेप किया बैक इन अर्ली 90s? आई थिंक दैट्स व्हेन वी वर ग्रोइंग अप इन इंडिया। मैं सिर्फ वो एक कंपैरिजन आपसे सुनना चाहूंगी कि यहाँ पे बच्चे कैसे बड़े हो रहे थे, इंडियन बच्चे। एक्चुअली भावना फाउंडेशन तो हमने उन्हें दी हुई थी बहरीन में। बहरीन में थे हम, इंडियन स्कूल में थे, और इंडियन स्कूल में वहाँ पे उनको अपनी जो मदर टंग है वो भी पढ़ते थे, सब कुछ करते थे, और वैल्यूज ऑफ लाइफ, मॉरल्स, सब कुछ वहाँ से उन्होंने सीखा था क्योंकि वो उस एनवायरनमेंट में थे वो। और शुरू से ही हमने उनको ये बताया कि कुछ गोल होना चाहिए लाइफ का, कि तुम बड़े होके क्या बनना चाहते हो। तो पर फोर्स नहीं करा था, पर कि ये पूछते रहते थे कि तुम्हारा गोल क्या है, क्या। तो बच्चे जो थे वो जब छोटे थे तो कभी फैंसी ड्रेस पहन लेते थे कि हम ये बनेंगे, हम वो बनेंगे। तो हमने कहा ठीक हैगा। और हमारी जो सर्कल तो था, जो सोशल सर्कल, वो भी ऐसा था कि ज्यादातर सब प्रोफेशनल्स थे। तो बच्चे जो थे उसी एटमॉस्फेयर में मूव होते थे, और उन्होंने अपना गोल सेट कर लिया था। तो बेटी जो थी यहाँ पे आके उसने हेल्थ साइंसेस में इंटरेस्ट लिया। देन शी डिड हर एक्सरे टेक्नोलॉजी, और उसमें उसने काम किया। देयर शी मेट हर हस्बैंड, और अब हस्बैंड जो है उनके वो भी एक्सरे में ही हैंगे, एंड ही स्पेशलाइजेस इन एक्सरेस फॉर अ स्पोर्ट्स टीम, द पॉपुलर स्पोर्ट्स टीम ऑफ कनाडा। और दोनों ने फिर मिलके अपना क्लिनिक खोला हुआ है, और दोनों काम करते हैं इन मेडिकल फील्ड। इन मेडिकल फील्ड। और जो सन इन लॉ है वो he specializes in, as I told you, sports, and the latest technology in rehab, in in X-ray, in X-rays, in okay. X-rays, imaging, imaging, the recent developing technology. तो उसको फिर कई provinces से invite करा जाता है to come and talk to the doctors about the recent technology in X-rays, imaging. बेटा जो है उसको भी फैमिली में उसने देखा कि उसके जो अंकल आंट, ये लाइक, और सोशल सर्कल अगेन सब क्या क्या करते हैं। सो ही ऑल्सो मेड अप हिज माइंड, एंड ही वांटेड टू बी इंडस्ट्रियल इंजीनियर. So he completed his engineering from UFT. He did very well, and at the age of 38, he was doing extremely well, extremely well. He was working 18 hours, traveling to different countries, giving them talk about, again, the latest technology in industrial engineering. And then you cannot imagine how well he was doing. But we told him to slow down a little bit. He said, no, I have a goal. I want to reach that goal. And he got married to a beautiful girl. And when she was pregnant, 7 months, he had aneurysm, my son. So that was a big shock to us, but somehow we fought through it.
and now my son has 2 sons and 1 daughter. And they're all healthy? They are all in Vancouver. He has gone back to work, but he's not able to do what he was doing. He was a consultant. But he has some skills which he learned in his high school, like auto mechanic. So as a hobby, he just does oil change or minor repair of the cars and all, because he has been upgrading his skills in this technology. And my daughter has 2 sons. And here also, like my daughter and her husband, they were not giving their children that, oh, you have to be either set professions, doctor or engineer, mechanic, something. They said, no, you explore yourself. But both the boys from the childhood, they were fond of wearing uniforms. So today, the old daughter के son. तो आज जो बड़ा बेटा है, he's training for police. Your grandson. He's the youngest in his field, and the other also youngest in Navy, who is taking Navy training. That's amazing. So both of them are going to do a job to serve the country. That's amazing. आपका जो सपना था कि आप कनाडा में वेल सेटल होना चाहते हैं, with third generation coming into workforce, आपका वो सपना आई थिंक पूरी तरह से रूट होके, इसीलिए मैं कहती हूँ भावना, मैं तो आई एम वेरी प्राउड दैट शुरू में स्ट्रगल हुई है, और वो स्ट्रगल ने ही हमें इतना स्ट्रॉन्ग बनाया है. एंड वी हैव सेड फर्स्ट जनरेशन ऑलवेज हैज टू स्ट्रगल. उसके बाद जो दूसरे हैं उनको सारा कंफर्ट मिल जाता है, और जो तीसरे हैं उनको वो प्लेटफॉर्म मिलता है कि वो सपने देख सकें और पूरे कर सकें. बिल्कुल. That's amazing. That's an amazing story, प्रतिमा जी. I'm sure ये बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे women को इंस्पायर करेगी जो शायद इंडिया में हैं और कनाडा में माइग्रेट करने का प्लान कर रहे हैं, सोच रहे हैं, या जो ऑलरेडी कनाडा में हैं और उनको समझ नहीं आ रहा है वो क्या करे, क्योंकि उनकी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस एक्रेडिट नहीं है या फिर वो रिकॉग्नाइज नहीं है, और उनको उनका स्टार्टिंग पॉइंट नहीं मिल रहा है कि कहाँ से शुरू करें कनाडा में. तो आपकी स्टोरी आई एम श्योर उन सबको बहुत इंस्पायर करेगी. और जाते जाते मैं आपसे सिर्फ एक लास्ट सवाल पूछना चाहूँगी कि आपके 2 सेंट्स क्या हैं उन लोगों के लिए जो कनाडा में न्यू हैं या जो कनाडा में शिफ्ट होने का, मूव होने का प्लान कर रहे हैं एज अ न्यू इंडियन इमिग्रेंट इन कनाडा. Okay, Barbara, before this, I want to tell you also कि ये जो मनुष्य की एजुकेशन सिर्फ उनको आगे नहीं ले जा सकती है. स्किल्स, आपके जो स्किल्स हैं, इम्पोर्टेंट स्किल्स हैं, आप दूसरी कंट्री में जा रही हैं, आपकी एजुकेशन इज नॉट द सेम एज the education required by this new country. पर आप में जो skills हैं उसको लेके आप आगे बढ़ सकती हैं. मैं आपको बताती हूँ कि मैं एजेंसी में काम करती थी और मेरे को शुरू से शौक है चीज़ों का, जैसे कि हेयर डूज का, मेहंदी लगाने का, नाइस, कपड़े सीने का. तो मैंने ये इतना भी करा है. उस टाइम पे मैं 92-93 की बात कर रही हूँ. ब्राइडल मेकअप करा है, मैनिक्योर पेडिक्योर करा है. Really? A vice principal from Bombay? From Bombay, the reputed school, जहाँ पे कि हमारे इंडियन के फिल्म स्टार्स के बच्चे पढ़ते हैं. मेहंदी लगाती थी और एजेंसी ने मुझे हेल्प करी. मेहंदी लगाती थी, पैसे लेती थी. किसी को कपड़े सीने हैं, मैं सीती थी, पैसे लेती थी. तो कोई भी छोटा काम नहीं है. काम इज काम. मैं यहाँ पे इमिग्रेंट्स से भी कहती हूँ यही कि कोई ये नहीं पूछेगा तुम क्या करते हो, हमारे पास काम है बस.
That's all that matters. दैट्स ऑल। और आप एक दफे अपना थोड़ा सा सेटल हो जाओ, फिर जो आपका जो अल्टीमेट गोल जो है हम्म, उसकी तरफ आप फिर काम करते रहो, बढ़ते रहो। पर ये नहीं कि हमारा ये गोल है और ये हमारा क्या यहाँ आ गए क्या करें, एजुकेशन नहीं Accept हो रिकॉग्नाइज हो रही। रही है, एक्सेप्ट नहीं हो रही है। तो जो भी स्किल है, तो बस खाना बनाने की स्किल है, खाना बनाओ। क्योंकि कितने लोग हैं उनको चाहिए कि कोई घर का जैसा खाना बना के उनको दे। बिल्कुल। हैंडीमैन हो, हैंडीमैन का काम कर लो। तो मैं इससे कभी भी सहमत नहीं हूँ कि कोई कहता है कि हमें नौकरी नहीं मिल रही है। नौकरी नहीं मिल रही है क्योंकि आप जो हो, आप सीधे टॉप पे जाके नौकरी ढूंढ रहे हो। You have to look for a job from stage one, from the first step of the ladder. आप धीरे, क्योंकि नई कंट्री में आप आए हो, आप क्या लेके आए हो यहाँ पे? कुछ नहीं, अपना 2 बैग लेके आए हो, कपड़े लेके आ गए हो बस, ठीक है, और तो कुछ लेके नहीं आए हो, सब आपको यही बनाना है। तो स्टार्ट विथ जस्ट फर्स्ट स्टेप, कुछ भी काम करो और ढूंढते रहो अपनी लाइन में काम, कैसे क्या कोर्स करना है, क्या करना है टू रीच योर अल्टीमेट गोल। दैट्स व्हाट आई सीमा जी, ऑन द वेरी सेम लाइंस, क्या आप इंडियन कम्युनिटी से आने वाले लोगों को एक ऐसी एडवाइस दे सकती हैं कि ये उनको बिल्कुल नहीं करना चाहिए? आपने ये एडवाइस दी कि सीधा अपनी जो आप जॉब करके आ रहे हैं सेम वो ढूंढने की कोशिश ना करके आप एक्सेप्ट वॉट एवर द स्टार्टिंग पॉइंट इज, आपको जो मिल रहा है वहां से शुरू करिए और धीरे धीरे ग्रो करके आपके अल्टीमेट गोल की तरफ बढ़िए। आप अपने आसपास नए बच्चों को देखते हैं, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को देखते हैं, न्यू इमिग्रेंट वुमेन को, रेफ्यूजीज को देखते हैं, तो स्पेशली फॉर इंडियन कम्युनिटी आपको क्या लगता है कि एक ऐसी चीज कौन सी है जो हमारी रेपुटेशन कनेडियन सोसाइटी में खराब करती हम जो है सब है डिफरेंट, हम चाहे इंडिया से ही आ रहे हैं, पर हर शख्स जो है, हर आदमी जो है वो अलग अलग है, है? कोई भी एक से नहीं है। तो कईयों में अच्छाइयाँ हैं, कईयों में बुराइयाँ हैं। तो हम सबसे पहले सीख जो मैं देना चाहूंगी, हम ये सोच के नहीं आए कि हम कंट्री को बदल देंगे। हम सोच के आए कि हम जैसे कंट्री में जा रहे हैं, हम उस तरह बन के रहेंगे। अपने अगर अच्छे संस्कार हैं तो हम अच्छे संस्कार शेयर करेंगे, पर जो हमारे देश में होता था, जो चीज ठीक नहीं थी, तो हम दूसरी कंट्री में आके उस चीज को नहीं करें। आप एक दो एग्जाम्पल दे सकती हैं? फॉर एग्जाम्पल आई विल टेल यू, हमारे कंट्री में कानून हैंगे, फॉर एग्जाम्पल ड्राइविंग का कानून, और कितने लोग मानते हैं ये आपको पता है, मुझे पता है। कनाडा में आके यहाँ पे जो है ड्राइविंग कानून डिफरेंट है, और हमारी जो ये हैबिट कि नहीं हम नहीं मानेंगे कानून, हम जाएंगे, वो कनाडा में नहीं चलेगा। कनाडा के जो कानून है, कनाडा के उसी हिसाब से हमें कानून मान के चलना चाहिए। तो ये तो थी वो बात कि हमें जो यहाँ नहीं करना चाहिए, हमें छोड़ कर आना चाहिए। हमारे दिमाग में सेट चीज़ें हैं कि हम इस तरह से या उस तरह से इंडिया में ड्राइव कर सकते हैं, वो हैबिट्स, हमें ड्राइविंग हैबिट्स पीछे छोड़ के यहाँ की ड्राइविंग हैबिट्स को अपनाना चाहिए, अडॉप्ट करना चाहिए। अब ऐसी कोई हैबिट बताइए जो कनेडियन सोसाइटी में लाके हमें और स्ट्रॉन्ग करेगी। ऐसी कोई इंडियन हैबिट जो बहुत वैल्यूएबल है और हमें बिल्कुल नहीं छोड़नी चाहिए, और वो हमें बहुत हेल्प करेगी यहाँ पे ग्रो करने में, यहाँ पे रूटेड होने में और सेटल डाउन होने जैसे इंडिया में एक सहन शक्ति इज वेरी इंपॉर्टेंट। में। सबको सिखाया जाता है कि सहन शक्ति
रखनी चाहिए। हम्म, तो इंडिया का जो कल्चर हैगा कि जो माँ बाप सीनियर हो जाते हैं, बुढ़े हो जाते हैं, बच्चे कौन सा उनको सपोर्ट मिलता है इंडिया में? वहाँ पे तो कोई ऐसी एजेंसी नहीं है कि जो सीनियर को सपोर्ट करती है। फैमिली इज द सपोर्ट, children are the support of old parents. At the same time, parents are the support of the children. तो ये जो हमारा जो कल्चर है कि भाई पेरेंट्स को देखना है, जिम्मेदारी निभानी है, ये कल्चर हमको फैलाना चाहिए। और एक बात मैं और बताती हूँ भावना, जब 92-93 में जब मैं आई थी, तो मैंने देखा था यहाँ पे सब जो लोग हैं कपड़े जो है सिर्फ डल कलर्स के पहनते थे। ब्लैक या ग्रे हुआ इन विंटर, ब्राउन हुआ। धीरे धीरे इमिग्रेंट्स आने लगे। तो एक मेरी टीचर जो कि जिनको हम कहते हैं कि नेटिव इंडियन, जो कनाडा में बसे हुए हैं, उसने मुझे कहा यू नो व्हाट आई लाइक अबाउट इमिग्रेंट्स। मैंने कहा क्या? कहते इमिग्रेंट्स हैव ब्रॉट कलर टू द कंट्री। क्योंकि उसके बाद आप देखिए सब जो इंडियंस हैं दे आर वेयरिंग कलरफुल क्लोथ्स। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ ब्रिंगिंग कलर। इफ यू गो टू द डेप्थ, इसकी कितनी मीनिंग हो जाती है। कलर इन एवरी लाइफ, कलर मेक्स योर लाइफ हैप्पी। Thank you so much for sharing your life journey with us. I'm sure ये बहुत सारी विमेन को, इंडियन विमेन को ही नहीं बल्कि और लोगों को भी बहुत इंस्पायर करेगी और एक राइट पिक्चर दिखाएगी जो शायद इंडिया में बैठ के सोच रहे हैं या सामान पैक कर रहे हैं कि हमें अगले महीने कनाडा शिफ्ट होना है या हम अगले साल कनाडा इमिग्रेट कर रहे हैं। तो उनके लिए एक राइट पिक्चर पेंट करने के लिए बहुत 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 शुक्रिया प्रतिमा जी। थैंक यू सो मच आप इस पॉडकास्ट पे आए, एंड एक्स्ट्रा थैंक यू for being the very first guest on the podcast, Aapki Bhavna, because you are a true Desi queen in Canadian scenes. Thank you, Bhavna. So, one more point added to my experience. I'm the first one to be interviewed for this. Very well said. Thank Thank you you so much.